Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. मॉर्निंग। तो इस बैच में वेक्टर अलजेब्रा हमने कल स्टार्ट किया था। लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक। एक बार जो कुछ नए बच्चे हैं फटाफट से रिपीट कर लेते हैं उनके लिए वेक्टर अलजेब्रा। कल हमने क्या क्या सीखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वेक्टर। तो वैसे तो फिजिक्स की क्वांटिटी है, लेकिन मैथमेटिक्स में फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से कहें तो वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसके साथ क्वांटिटी के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन हो। अगर केवल मैग्नीट्यूड है तो उसको बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं? स्केलर। लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्शन भी ऐड ऑन कर दें तो वो बन जाता है वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 10 किलोमीटर चलो, तो ये तो ओनली स्केलर हुआ, ओनली मैग्नीट्यूड है, इसमें क्वांटिटी है ओनली। लेकिन मैंने कहा 10 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में चलो, तो ये डायरेक्शन भी ऐड ऑन हो गई। अब ये वेक्टर बन गया। ये क्या बन गया? वेक्टर। तो कल हमने केवल वेक्टर का जनरल इंट्रोडक्शन किया है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ऐड ऑन कर दें तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जो कॉम्बो पैक है वो बनता है वेक्टर। फाइन। तो फर्स्ट इंप्रेशन में समझ में आया वेक्टर क्या है। अब फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज बहुत सारी होती है, जैसे कि कल इन्होंने बताया कि सर एक्सेलरेशन वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। और क्या बताया? फोर्स, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और क्या बताया? वेलोसिटी, है ना, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं अभी अपन। ठीक है ना, खास करके कॉमर्स स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। वो सब ये वो कॉमर्स स्टूडेंट ये सारी चीजें नहीं जानते। तो मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ्स तो दोनों का कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमर्स वालों का भी है और साइंस वालों का भी है। तो उनके लिहाज से देखें या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेक्टर केवल एक ही चीज है, वो है लाइन सेगमेंट। वेक्टर क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? एक लाइन का एक छोटा सा सेगमेंट, यानी एक पॉइंट से एक पॉइंट के बीच की दूरी लाइन सेगमेंट होती है। तो हमारे कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से या इस मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेक्टर इज जस्ट अ लाइन सेगमेंट। तो सर लाइन सेगमेंट तो पहले भी थी, 9th 10th 11th में भी थी, उससे पहले भी थी, तो एक नया नाम क्यों देना उसको? इस लाइन सेगमेंट में डायरेक्शन भी है। इस लाइन सेगमेंट में क्या है? डायरेक्शन में। मैंने कहा एक लाइन सेगमेंट है ए बी 10 सेंटीमीटर लंबी, तो ये तो केवल उसका मैग्नीट्यूड है। मैंने कहा एक लाइन सेगमेंट है ए बी 10 सेंटीमीटर लंबी है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो अब वो लाइन सेगमेंट में एक डायरेक्शन भी एड ऑन हो गई, तो वो क्या बन गया? एक वेक्टर बन गया। क्या बन गया? वेक्टर। तो हमारे हिसाब से वेक्टर की डेफिनेशन, मतलब इस चैप्टर के हिसाब से वेक्टर की डेफिनेशन है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या डेफिनेशन है बोलो? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। कुछ नहीं है, एक लाइन सेगमेंट है बस, ज्यादा लोड नहीं लेना। एक लाइन सेगमेंट है बस, उसको डायरेक्शन दी हुई है। बस उसको क्या दी हुई है? डायरेक्शन दी हुई है। अगर एक साधारण लाइन सेगमेंट होती तो उसको मैं क्या करता? लाइन सेगमेंट ए बी से डिनोट करता, लाइन सेगमेंट पी क्यू से भी डिनोट कर सकता था, लाइन सेगमेंट एक्स वाई से भी डिनोट कर सकता था। लाइन सेगमेंट ए बी मतलब ए और बी के बीच की दूरी, दैट्स इट। लाइन सेगमेंट पी क्यू मतलब पी और क्यू के बीच की दूरी। अभी जब मैं इसको वेक्टर के लिहाज से देख रहा हूं तो मैंने कुछ नहीं करना, बस इसके ऊपर एक एरो लगा देना है। अब ये वेक्टर ए बी हो गया, ये वेक्टर पी क्यू हो गया, ये वेक्टर एक्स वाई हो गया। अब इस लाइन सेगमेंट में एक डायरेक्शन भी एड ऑन हो चुकी है। ओके, समझ गए? एक चीज और एक्स्ट्रा हमने सीखी कि अगर मैं इसको लाइन सेगमेंट कहता तो मैं उसकी लंबाई को कुछ ऐसे लिखता, जैसे कि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, जैसे कि पी क्यू बराबर मान लो 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से उसकी लेंथ को हम बताते। लेकिन जब मैं इसको वेक्टर के लिए हाथ से कह रहा हूं तो मैं वेक्टर ए बी लगा दूंगा, वेक्टर पी क्यू लगा दूंगा। तो अब मैं वेक्टर ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर नहीं लिख सकता, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को स्केलर से थोड़ा ना इक्वेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर है ऐसा बोलेंगे। इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? 10 सेंटीमीटर। और मैग्नीट्यूड बताने के लिए हमको दो बार्स लगाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे हमको? दो बार्स। इसको कैसे रीड करते हैं? मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी। इसको कैसे रीड करते हैं? मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी। तो या तो आप केवल और केवल ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर बोलो, ये तो बिल्कुल साधारण तरीका है जो हम आज तक यूज करते हुए आ रहे हैं। और या फिर आप ऐसे ना बोल के अगर वेक्टर की भाषा में बोलोगे तो क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आई? ठीक है। अब जो बाकी के नोट्स थे वो आपने कल की क्लास मिस करी तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी क्लास तो रिपीट नहीं कर सकते। राइट, पूरी क्लास तो रिपीट नहीं कर सकते। जनरल इंट्रोडक्शन मैंने दिया ताकि आपको ऊपर ऊपर से समझ में आए। जल्दी आओ। ओके, क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब आज हम क्या सीखने वाले हैं? हम आज वेक्टर के आगे के टॉपिक सीखने वाले हैं। राइट, कल हमने सीखे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर भी होते हैं, इक्वल वेक्टर्स, जीरो वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स। तो वो आपको वीडियो से कवर करना पड़ेगा या फिर किसी की नोट्स की नोटबुक लेनी पड़ेगी। राइट, चलो तो आज अपन क्या सीखने वाले हैं? कल हमने जहाँ पे खत्म किया था, हमने कल फ्री वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट पे खत्म किया था। राइट, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे जो पहला टॉपिक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। एक बार मैं इस चैप्टर का रोड मैप तैयार कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे।
देखो, जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 है, क्या, हाँ सॉरी सॉरी 10.1, ठीक है, जो एक्सरसाइज नंबर 10.1 है वो तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, राइट। वो किस में है, 10.1 में, 10.1, ओके। अब 10.2 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं सारे सरल सरल टॉपिक्स, एक बार बताएंगे, 5 5 मिनट के टॉपिक्स हैं, लेकिन है नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा है। ठीक है, तो कुछ एक टॉपिक्स के मैं नाम ले रहा हूँ, कौन कौन से हैं 10.2 में जो हमको पढ़ने हैं। जैसे कि अभी अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं, पोजीशन वेक्टर, ओके। जो भी आज पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पोजीशन वेक्टर क्या चीज होती है सीखेंगे। उसके बाद आ जाओ डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोस, जिसको अपन शॉर्ट में डीसीज एंड डीआरस बोलेंगे, ये इससे अगला टॉपिक है जो सीखेंगे, डीसीज एंड डीआरस, ओके। उसके बाद फिर अपन सीखेंगे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, क्या सीखेंगे, अलजेब्रा, जो चैप्टर का नाम क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब जोड़ बाकी करना, मैथ्स में अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, जोड़ बाकी करना। तो वेक्टर सीख गया तो उसको जोड़ बाकी भी करेंगे, ठीक है ना। जहां पे मैथ्स आ गए वहां पे जोड़ बाकी करने से तो बच ही नहीं सकते, कोई भी टॉपिक सीख लो, जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट सीखा, नया टॉपिक था, लेकिन अल्टीमेटली तो क्या किया हमने, उसका जोड़ बाकी किया ना, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ओके। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अब अलजेब्रा में हमने कल डिस्कस किया था, 3 तरीके के अलजेब्रिक कैलकुलेशन करेंगे हम, बताओ कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन ऑफ वेक्टर्स होता नहीं है, तो एडिशन करेंगे हम इसका, ओके, देन वी विल सब्ट्रैक्ट देम, और फिर फाइनली हम क्या करने वाले हैं उसको, मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लाई भी 2 तरीके का होता है, एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी अगेन फिर फाइनली 2 तरीके का होगा। तो ये एक रोड मैप है ना, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर लोड बढ़ेगा। अब देखो, पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस, ये दोनों टॉपिक अगर आप अपनी बुक खोल के देखोगे तो 10.1 से पहले ही है, 10.1 एक्सरसाइज से पहले ही है इनका इंट्रोडक्शन, अगर आप बुक खोल के देखोगे। अब आपको लगेगा सर ये तो 10.1 का पहले का ही पार्ट है, लेकिन 10.1 में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसीलिए मैंने नहीं कराया। जब आएगा तब देखेंगे ना, तो 10.1 में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, इसलिए कल इसका जिक्र नहीं हुआ, आज अपन इसका जिक्र करेंगे। है इंट्रोडक्शन पहले, लेकिन इसका रोल 10.2 में ही आएगा। तो देखा जाए तो ये भी 10.2 का पार्ट एंड पार्सल है, ये पूरा 10.2 का पार्ट एंड पार्सल है। उसके बाद आ जाओ जो अलजेब्रा हम सीखेंगे, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, 3 चीजें हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये भी 10.2 का ही पार्ट एंड पार्सल है, फाइन। अलजेब्रा में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका पार्ट एंड पार्सल है, 10.2 का। मल्टीप्लिकेशन में जो 2 तरीके के मल्टीप्लिकेशन है, तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, ये है 10.3 एंड ये है 10.4 का पार्ट एंड पार्सल, ओके। तो अब ये सारा इसका रोड मैप है, ठीक है ना। तो आज अपन पहला टॉपिक क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, स्टार्ट करूं मैं, रेडी, ओके। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए आपके एनसीईआरटी में अगर आप ये टॉपिक देखोगे तो 10.1 से ही पहले ही आपको कहाँ दिखाई देगा ये, डायरेक्शन कोसाइंस, ये रहा पोजीशन वेक्टर, सेकंड पेज पे ही है ना, ने 10.1 से पहले ही, जैसा कि मैंने कहा, ओके। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करने के लिए बेटा आपको 3D इमेजिनेशन करना पड़ेगा। अब अपन 3D में आ गए, आपको कैसे, चैप्टर तो अगला है 3D, बट यहां से वेक्टर भी 3D का ही पार्ट है। आपको कल बताया था कि वेक्टर को अपने को वेक्टर के लिए नहीं पढ़ना, 3D के लिए पढ़ना है, राइट। तो अब आप 3D में इमेजिन करो, तो आप 3D स्पेस के बारे में समझते हो, क्लास 11 में थोड़ा बहुत तो इंट्रोड्यूस हो ही चुका होगा। क्लास 11 में एक चैप्टर था, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होती है, थोड़ा बहुत तो इंट्रोड्यूस हो, थोड़ा बहुत रिपीट करते हैं उसको, और जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको वो तो अच्छे से जानते होंगे 3D क्या होता है, क्योंकि उनके फिजिक्स में भी आता ही होगा, राइट। तो 3 डायमेंशनल जो स्पेस होता है वो क्या होता है, 2D। 2D में क्या होता था, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 2D क्या होता है, एक प्लेन पे बनता है बस। 3D में हम प्लेन से बाहर आके स्पेस में आ जाते हैं, राइट। तो उसमें 3 एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ओके। अब अपन इस रूम का डेमो लेते हैं, तो इस रूम को सैंपल माने, तो जो ये किनारे हैं, किनारे, ये जो किनारे हैं, इनमें से किसी एक किनारे को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, किसी एक किनारे को वाई एक्सिस मान लेते हैं, किसी एक किनारे को जेड एक्सिस मान लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो लेट से आपके पीछे वाली जो किनारी है ये तो है एक्स एक्सिस, मेरे पीछे वाली जो किनारी है फ्लोर के ऊपर, फ्लोर के मतलब ऊपर, हवा में नहीं, जो फ्लोर के ऊपर वो किनारी है वो है एक्स एक्सिस, मेरे पीछे वाली वाई एक्सिस, और ये वाली जो किनारी है जो स्पेस में जा रही है ये है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और तीनों का जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो है ओरिजिन, वो है ओरिजिन। जैसे 2D में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां भिड़ते थे वो ओरिजिन होता था, तो 3D में भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस जहां भिड़ेंगे वो हो जाएगा मेरा क्या, ओरिजिन, ओके फाइन। आगे बढ़ो,
देखो 2D से कंपेयर करता हुआ चलूंगा मैं। 2D में हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे बनाते थे, देखो ध्यान से बनाते थे। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था। अब 3D में अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक्स एक्सिस बनेगा ऐसे, जो पीछे फिगर बना हुआ है उसको इग्नोर करो, अभी मैं नया फिगर बना रहा हूं मतलब। ये बनेगा एक्स एक्सिस, ये बनेगा वाई एक्सिस, और ये बनेगा जो हाइट पकड़ेगा वो होगा मेरा फाइनली जेड एक्सिस। और ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैं ये फ्लोर पे होंगे हमेशा। ओके। क्योंकि एक्चुअली 2D से 3D में शिफ्ट कब हुए हम, जब फ्लोर से हम स्पेस में आए। जब अपन 2D में थे तो अपन फ्लोर पे ही थे ना। फ्लोर पे ही थे ना, सारा प्लेन पे काम कर रहे थे। तो आप इमेजिन करो, इट लुक्स लाइक ए फ्लोर, ये फ्लोर की तरह लग रहा है, देखो ध्यान से। ये भी फ्लोर पे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जैसे हमने हाइट पकड़ ली तो हो गया जेड एक्सिस। ओके। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते थे, वैसे आज की तारीख में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से भी परपेंडिकुलर होगा, वाई एक्सिस जेड एक्सिस से भी परपेंडिकुलर होगा, और जेड एक्सिस भी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा। अब ये परपेंडिकुलर आपको होगा सर, लग नहीं रहा मुझे, मेरे को ये 90 डिग्री नहीं लग रहा, मेरे को ये 90 डिग्री नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने 3D को 2D में बनाया है। अब 3D को 2D में बनाते हैं तो एग्जैक्ट नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हैं ना। बोलो बना सकते हैं क्या? 2D को 2D में एग्जैक्ट बना सकते हो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ, लेकिन 3D को 2D में जुगाड़ लगा के बनाना पड़ता है। तो जुगाड़ लगा के बनाते हैं तो अपने को लगता नहीं है वो परपेंडिकुलर है, बट वो परपेंडिकुलर है। अब इधर देखो फ्लोर पे, ये एक्स एक्सिस इस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर है या नहीं है? ये एक्स एक्सिस इस जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर है या नहीं है? एल बन रहा है। और ये जेड एक्सिस इस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर है या नहीं? ये भी एल बन रहा है। तो तीनों एक्सिस एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, है ना? उसमें नहीं दिख रही पार्टी, रूम के अंदर समझ में आ रहा है। ओके। और ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब अगर कंफ्यूजन हो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कौन सी है, तो हमेशा याद रखना दे विल फॉलो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या फॉलो करेंगे वो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो लेट से ये हो गया मेरे एक्स एक्सिस, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में चलो तो ये हो गई मेरी वाई एक्सिस। फिर वापस घड़ी की उल्टी दिशा में चलो तो ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, याद हो गया? कोई डाउट नहीं है यहां तक किसी को भी? ओके। अब मुझे एक चीज बताना कि स्पेस के अंदर एक पॉइंट है, लेट से पी। स्पेस के अंदर एक पॉइंट है, कहीं पर भी मान लो ऐसे लटक रहा है। मेरे टिप पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है पी, लटक रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स 3 होंगे, आपको पता होगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल में आ गए अब अपन। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कॉमा, रहे हो? यहाँ पे जो पॉइंट स्पेस में लटका हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 2, 3, 4। इस बात का मतलब क्या है? ठीक है। तो देखो, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, जेड कोऑर्डिनेट 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से इस पॉइंट तक आने के लिए मुझे एक्स एक्सिस पे 2 कदम, वाई एक्सिस पे 3 कदम, और जेड एक्सिस पे 5, 4 कदम चल के आना पड़ रहा है। अब कैसे चल के आना पड़ रहा है? देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर नहीं चलना होता, उनके अलोंग चलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी उस ओरिजिन पे हूं, मैं एक्स एक्सिस पे 2 कदम चला, मैं वहां आ गया। अब मैं वाई एक्सिस पे तो चल नहीं सकता, वाई एक्सिस तो यहाँ है, उठ के छलांग लगा के इधर थोड़ा ना होऊंगा। तो मैं वाई एक्सिस के अलोंग चलूंगा, मतलब उसके पैरेलल चलूंगा, 3 कदम। आ गया? अभी मैं फ्लोर पे हूँ, याद रखना है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फ्लोर पे हूँ, और यहां से मैं 4 कदम की उड़ान भरूंगा। जेड एक्सिस वो थी, उसके अलोंग चलूंगा, तब जाके मैं इस पॉइंट पे पहुंचूंगा। फ्लोर पे पहले मूव करूंगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब फ्लोर पे हूं और फ्लोर से फिर 4 कदम में ऊपर आऊंगा, तब जाके मैं इस पॉइंट पे पहुंचूंगा। समझ गए क्या? 2D में भी हम ऐसे ही करते थे, ध्यान से सुनो। 2D को भी कंपेयर करते हुए चलते हैं। मान लो कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2, 3 हैं 2D के अंदर, तो आप इस पॉइंट तक कैसे पहुंचते हो? आप एक्स एक्सिस पे 2 कदम चलते हो, फिर आप वाई एक्सिस पे नहीं चलते हो, फिर आप वाई एक्सिस के अलोंग 3 कदम चलते हो। ओके, तब जाके आप इस पॉइंट पे पहुंचते हो 2, 3 पे। तो जेड एक्सिस में भी आप क्या करोगे? एक्स एक्सिस पहली एक्सिस के ऊपर चलोगे, बाकी 2 एक्सिस के अलोंग चलोगे, अलोंग बोले तो उसके पैरेलल चलोगे। समझ आया?
इस तरीके से अपन 3D स्पेस में किसी एक पॉइंट पर पहुंचते हैं अगर उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तो। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, अब टॉपिक का नाम क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये समझने से पहले या ये दिमाग में बिठाने से पहले तो ये समझो कि पोजीशन वेक्टर किसका होता है? किसका होता है? पॉइंट का होता है। 3 डायमेंशन इस स्पेस के अंदर कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, जैसे अभी मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो सकता है। इस पॉइंट का क्या हो सकता है? अब बात करते हैं क्या होता है। अब बात कर, पहले तो ये पता होना चाहिए किसका होता है। किसका होता है? एक पॉइंट का होता है। 3D के अंदर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या होता है सर पोजीशन वेक्टर। तो ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक पॉइंट है स्पेस के अंदर है, इस पॉइंट पे ओरिजिन से एक वेक्टर बना दो। अब वेक्टर जब भी बोलूं समझ लेना एक लाइन सेगमेंट है, ज्यादा लोड नहीं लेना। वेक्टर बना दो दैट मीन्स एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बना दो, एक ऐसी लाइन सेगमेंट बना दो जिसके बाद डायरेक्शन भी है। तो इस पॉइंट तक ओरिजिन से अगर एक वेक्टर बना दूं, इमेजिन करो एक लाइन जा रही है वहां से लेके यहां तक, ये वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। बोलो समझ आया क्या? सरल सी भाषा में, वो जो वेक्टर बना वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि ये वेक्टर इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, इसलिए ये वेक्टर इस पॉइंट का क्या बन गया? पोजीशन वेक्टर बन गया। समझ गए? तो अब इस पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखो, मान लो कि ये P एक पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो ये ओरिजिन से ये रेड लाइन दिख रही है आपको, ये वेक्टर बन गई। इस पे आपको लग रहा होगा कि ये इस 2D पर, ये 2D पर नहीं, ये हवा में से बाहर आ रही है। अब बाहर आते हुए तो दिखा नहीं सकता ना, हमारे पास वो वाली टेक्नोलॉजी तो है नहीं भी, तो इस तरीके से बनाना पड़ रहा है। तो ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है, ये वाली रेड वाली लाइन इस पी पॉइंट की क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ये एक लाइन सेगमेंट है जिसको अपन वेक्टर बोलते हैं, और इस पॉइंट की ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। समझ आया? ओके। तो जैसे आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे, सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे, उसके बाद फिर आप ये पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन करोगे। इसमें एक्स एक्सेस ये रही, वाई एक्सेस ये रही, और जेड एक्सेस ये रही। उसके बाद फिर आप एक कोई भी पॉइंट मार्क करोगे एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अब एक्स कोमा वाई कोमा जेड तक कैसे पहुंचोगे? जैसे अभी मैंने बताया, सबसे पहले एक्स एक्सेस पे एक्स कदम चलना पड़ेगा। तो एक्स एक्सेस पे एक्स कदम ये लो चल लिया मैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे आके स्टॉप हुआ। फिर आप वाई कदम चलोगे वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये वाई एक्सिस है, और इसके अलोंग आप इसके पैरेलल चल रहे हो, यहाँ पे आके रुके, अभी आप फ्लोर पे ही हो। और फिर अब आप जेड कदम चलोगे जेड एक्सिस के अलोंग, तो जेड एक्सिस तो वो है, उस पर तो चल नहीं सकते, उसके अलोंग आपने हवा में उड़ान भरी और आप स्पेस में इस पॉइंट पे आके पहुंच गए। ठीक है? तो ये जो 3 लाइनें गिवन है ना, ये पहुंचने के लिए गिवन, राइट? ऐसे कैसे पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन बना दोगे, और फाइनली ये जो जिस पॉइंट पे मैं अब जाके पहुंचा हूं, वहां से मैं सीधी एक लाइन खींच दूं ओरिजिन से। ऐसे घूम फिर के मत जाओ, जैसे इस पॉइंट पे जाना है तो एक तरीका तो ये है, यूं जाओ यूं जाओ यूं आओ, और ए के सीधा ही आ जाओ। तो जो सीधा आ रहे हो ना, वो जो वेक्टर बन रहा है ना, वो है पोजिशन वेक्टर, वो है पोजिशन वेक्टर। समझ में आ गया? क्लियर है सारी बातें? ठीक है। तो उसके बाद एक बार थोड़ा रीड करते हैं। ये सारे नोट्स आपको वीडियो से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बेटा इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास कि हमें रुक जाऊं और आपको बोलूं नोट्स कॉपी करो। ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये जैसे ही खत्म होता है मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। जो नए बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ, पुरानों को बताए, तो उसको आपको घर पे 15 से 20 मिनट निकाल के, चाहे से 2x स्पीड पे कन्वर्ट करें, तो उसको आपको नोट्स आपको डेली बेसिस पे बनाने पड़ेंगे। पेंडिंग रह जाएगा तो अगले दिन ज़्यादा लोड रहेगा। ठीक है? जब आप नोट्स बनाते हो तो वो जो चीज़ क्लास में पढ़ाई वो रिपीट भी हो जाती है। ठीक है? क्योंकि किसी बच्चे की नोटबुक से नोट नहीं बनाने, इस एक वीडियो से नोट बनाना है। वीडियो से नोट बनाते हैं तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वापस आपको सुनाई देगा ये सारा लेक्चर, तो डबल रिवाइज हो गया। और आप जब खुद बनाते हो ना तो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आती है। बचपन में नहीं बोलते थे लिख लिख के याद करो, तो आप खुद बनाओगे तो वो चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है? तो ये हमारा तरीका है नोट्स बनाने का। उससे हमारा क्लास का टाइम सेव होता है। क्लास में अपन मैक्सिमम टाइम देते हैं समझने पे, ना कि मैं बोलूं कि आप लिखो, लिखने में टाइम वेस्ट होता है, राइट? फिर जब अपन क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, जब मैं आपको टाइम दूंगा कि लो करो, फिर मैं चेक भी करूंगा। ठीक है? क्लियर है? ओके। सो रीड आउट करते हैं, लेट्स रीड आउट। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी इन ए 3D स्पेस। एक पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर एक 3D स्पेस में क्या होता है? एक वेक्टर होता है। उस वेक्टर का नाम क्या है? वेक्टर ओपी। अब वेक्टर ओपी क्यों लिखा? किसी भी वेक्टर में पहला लेटर इनिशियल पॉइंट होता है जहां से स्टार्ट हुए हो, और दूसरा लेटर टर्मिनल पॉइंट होता है जहां खत्म हुए हो। तो आप पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता रहे हो, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? ओरिजिन से। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए ओरिजिन से वहां तक की लाइन बनानी है, तो ओरिजिन ओ होता है, ये तो फिक्स है। और पी तक आ रहे हो आप, तो इस वेक्टर को क्या नाम देंगे? वेक्टर ओपी।
वेक्टर ओपी ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट पी। क्लियर है पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब किसी भी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म क्या होती है, ध्यान से सुनना, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। किसी भी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म क्या होती है? कंपोनेंट मतलब उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो सुनिएगा ध्यान से, मेरे को एक वेक्टर गिवन है एक स्पेस में, जैसे वेक्टर ओपी गिवन है। तो वेक्टर ओपी तो डायरेक्ट ओरिजिन से गिवन है, लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ कदम एक्स एक्सिस पे चलने पड़ रहे हैं, कुछ कदम वाई एक्सिस पे चलने पड़ रहे हैं, और कुछ कदम जेड एक्सिस पे चलने पड़ रहे हैं। तो आपको कितने कितने कदम एक्स एक्सिस पे चले, कितने कदम वाई एक्सिस पे चले, और कितने कदम जेड एक्सिस पे चले, ये बताना ही कंपोनेंट फॉर्म है। समझ आया? इस पॉइंट पे आप डायरेक्ट आ गए वो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर इस पॉइंट तक पहुंचना चाह रहे हो डायरेक्ट ना आके, एक्स एक्सिस पे कितना चलना, वाई एक्सिस पे कितना चलना, और जेड एक्सिस, ये अगर आप बता रहे हो तो आप उस वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कंपोनेंट। अब यहां से एक चीज, एक एक्स्ट्रा चीज याद करो, एक्स एक्सिस पर एक यूनिट चलने को बोलते हैं आई कैप। क्या बोलते हैं? आई कैप। कैप हम तब लगाते हैं वेक्टर्स की दुनिया में, कैप हम कब लगाते हैं, ये जो कैप दिख रहा है, ये कैप हम कब लगाते हैं, जब अपन एक यूनिट चलते हैं। ये कैप हम कब लगाते हैं? जिस वेक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर या एक यूनिट हो, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, जो भी यूनिट यहाँ पे यूज हो रही है, कुल मिला के एक यूनिट अगर उसकी लेंथ है वेक्टर की, तो हम उसको कैप से डिनोट कराते हैं। किससे डिनोट कराते हैं? कैप से। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आपको एक यूनिट चलना है तो उसको बोलते हैं आई कैप। क्या बोलते हैं? आई कैप। उस वेक्टर को बोलते हैं आई कैप। वाई एक्सिस की दिशा में एक यूनिट चलने वाले वेक्टर को बोलते हैं जे कैप, और z एक्सिस की दिशा में एक यूनिट चलने वाले वेक्टर को बोलते हैं के कैप। ओके। अब आप x एक्सिस के अलोंग मान लो 5 यूनिट चले, तो एक यूनिट चलने को आई कैप बोलते हो, तो 5 यूनिट चलने को 5 आई कैप बोलोगे, मैथमेटिकली बात करें। सपोज करो आप y एक्सिस की दिशा में 10 कदम चलते हो, तो y एक्सिस की दिशा में एक कदम चलने को जे कैप बोला जाता है, तो 10 कदम चलने को क्या बोला जाएगा? 10 जे कैप बोला जाएगा। ओके, एंड लेट से अगर आप जेड एक्सिस की दिशा में 20 कदम चलते हो, तो एक कदम चलने को के कैप बोला जाता है, तो 20 कदम चलने को 20 के कैप बोला जाएगा। ओके। अब अलजेब्रिकली बात करते हैं, अगर आप एक्स एक्सिस की दिशा में एक्स कदम चल रहे हो, वाई एक्सिस की दिशा में वाई कदम चल रहे हो, और जेड एक्सिस की दिशा में जेड कदम चल रहे हो, तो आपने एक्स एक्सिस की दिशा में आई के एक एक्स कदम चले तो टोटल कितना चले? एक्स आई कैप चले, क्योंकि एक कदम चलने को आई कैप बोलते हो, तो एक्स कदम चलने को क्या बोलोगे? एक्स आई कैप। फिर आप जेड जे कैप का मतलब है एक यूनिट वाई एक्सिस की दिशा में चलना, अगर आप वाई कदम चल रहे हो तो टोटल कितना हो गया? वाई जे कैप। सिमिलरली जेड एक्सिस की दिशा में एक कदम चलने को के कैप बोलते हैं, तो जेड कदम चलने को क्या बोलेंगे हम? जेड के कैप। तो अगर, अब ध्यान से सुनो, किसी स्पेस में अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हैं, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर बना, उसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब सवाल यह है कि प्लस क्यों लगाते हैं? प्लस इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपको एक्स एक्सिस की दिशा में ये इतने कदम भी चलने हैं, प्लस फिर आपको वहीं नहीं रुकना, इतने कदम भी चलने हैं, प्लस फिर उसको वहीं नहीं रुकना, फिर आपको फाइनली इतने कदम भी चलने हैं। ठीक है, सरल सी भाषा में बात करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, एक बार एंट्री वेक्टर्स की ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें एंट्री लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा, अब घुस नहीं पा रहे, एक बार घुस गए ना तो अंदर बहुत ही सरल है, बहुत सारी मतलब सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सरल है। एक्सरसाइज तो सुपर इजी है, एक्सरसाइज तो इसकी बहुत सरल है, लेकिन हम इतना डिटेल में इसलिए सीख रहे हैं ताकि अपने को 3D में दिक्कत नहीं आए नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, सरल सी भाषा में बात करते हैं, चलो। देखो, सरल सी भाषा में बात यह है बेटा कि अगर मान लो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट से कोई भी कोऑर्डिनेट्स बोल दो, 7,9,11। ओके, ये पॉइंट है कोई 3D के अंदर, ओके, स्पेस के अंदर कोई पॉइंट है। ओके, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, मान लो पॉइंट पी है, ये पी बार बार ले रहे हो, चलो ए ले लो, पॉइंट ए है मान लो ये, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ ए बनेगा, ओरिजिन से ए तक। तो उसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी? बहुत ही सरल सी बात है, 7 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 11 के कैप, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है, क्योंकि इस पॉइंट तक आने के लिए आपको एक्स एक्सिस पे 7 कदम चलना है, एक्स एक्सिस पे एक कदम चलने को आई कैप बोलते हो, तो 7 कदम चलने को 7 आई कैप बोलोगे। फिर आपको वहां से रुकना थोड़ा ना है, फिर वाई एक्सिस की अलोंग आपको 9 कदम चलना है, एक कदम चलने को जे कैप बोलते हैं, तो 9 कदम चलने को 9 जे कैप। फिर वहां पर वापस नहीं रुकना है, और अगर आपको जेड एक्सिस की दिशा में 11 कदम चलने हैं, एक कदम चलने को के कैप बोलते हैं, तो 11 कदम चलने को 11 के कैप बोलेंगे। तो ये जो फॉर्म दिख रही है,
इस वेक्टर की। ये वेक्टर ओ ए तो इसका नामकरण हो गया, और ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म हो गई, ये होती है कंपोनेंट फॉर्म, जिसमें पूरा डिस्क्राइब करके बताया हुआ हो भी कितने कितने कदम किस किस दिशा में आप चले। समझ गए? अब वेक्टर में हम कहते थे ना दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये जो 7, 9 और 11 हैं, ये आपके स्केलर कंपोनेंट्स हैं जो मैग्नीट्यूड बताएंगे। अभी बताऊंगा कैसे मैग्नीट्यूड बताएंगे। और जो ये आई कैप, जे कैप, के कैप देख रहे हो, ये आपके वेक्टर कंपोनेंट्स, डायरेक्शन बताने वाले कंपोनेंट्स। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वेक्टर बन रहा है, स्केलर प्लस डायरेक्शन। ओके, रीड आउट करें आगे अब अपन। चलो देखो नेक्स्ट, ए वेक्टर आर। यस, वन मोर थिंग, अगर आपको वेक्टर का नाम नहीं गिवन है तो आप इन जनरल उसको वेक्टर आर बोलते हो। जैसे किसी पॉइंट का नाम नहीं गिवन है 3D के अंदर, तो उस पॉइंट को पी बोलते हैं। उस पॉइंट को जनरली हम क्या बोलेंगे? पॉइंट पी, अगर नाम नहीं गिवन है तो। सिमिलरली उस पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, वेक्टर ओपी, उस वेक्टर ओपी को इन जनरल हम क्या बोलते हैं? वेक्टर आर। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर आर है उसको अपन कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के पे, जहां पे एक्स वाई जेड तो माने जाते हैं स्केलर कंपोनेंट्स जो कि मैग्नीट्यूड बताएंगे। और मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे ये भी तो बताओ। तो मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, ध्यान से सोचो। मैग्नीट्यूड बताने का फॉर्मूला है हमारे पास। देखो वेक्टर आर बोला ना आपने उसको, तो वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिनोट कराएंगे? बार्स के अंदर वेक्टर आर को लगा देंगे, और निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये जो स्केलर कंपोनेंट्स है इनके स्क्वायर के सम का रूट, इनके स्क्वायर्स के सम का रूट। पहले स्क्वायर्स करो अलग अलग, देन सम करो, जोड़ो, और फिर रूट करो। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या लिया था? 7,9,11। तो 7,9,11 जो पॉइंट है उसको पोजीशन वेक्टर बना दो ओरिजिन से। और जो लाइन बनी, इस लाइन की लंबाई पूछ ली किसने कि ओ से लेके इस पी तक की डायरेक्ट लंबाई बता। ऐसे मत बोल कि 7 कदम ऐसे चलो, 9 कदम ऐसे चलो, 11 कदम ऐसे चलो। ऐसे तो 7 और 9, 7 और 9 16, 16 और 11 27 कदम चल गए आप। ऐसे तो 27 सेंटीमीटर या 27 मीटर हो गई लंबाई। लेकिन सीधे बता, यहां से सीधे अगर तू जाएगा तो कितनी लंबाई तय करेगा? तो वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड माना जाएगा। वो कैसे पता करेंगे हम? 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर का सम का रूट। ओके, और ये बहुत ही सरल सी फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम से आप समझ पा रहे होंगे, ये डिराइव हुआ है ये फॉर्मूला। मान लो 2D के अंदर मैं जाता, फॉर एग्जाम्पल 2D के अंदर अगर मैं किसी पॉइंट का मैग्नीट्यूड, वैसे तो होता नहीं है वहां पे मैग्नीट्यूड जैसी चीज, पर मान लो एक बार के मान लेते हैं कि सपोज करो ये पॉइंट है 2D के अंदर, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7,9। तो 7 कदम यूं चलना है और 9 कदम यूं चलना है। मैंने कहा नहीं, तू तो डायरेक्ट जा, डायरेक्ट जा। अब डायरेक्ट जा तो इसकी लंबाई कैसे निकालोगे? इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम का रूट। तो ये 7 है और ये 9 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर का सम का रूट ही तो होगा। तो 2D में इन दोनों का जुड़ रहा है, तो 3D में तीनों का जुड़ेगा। तो फॉर्मूला डिराइव करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला मिल गया। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड मतलब क्या? उसकी लंबाई। भाई वो वेक्टर है ना, वेक्टर में क्या है? लंबाई है, लेंथ है और डायरेक्शन है। लेंथ है और डायरेक्शन है। लेंथ कैसे निकालोगे? उसके स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का रूट, इससे उसकी लेंथ निकलेगी। और डायरेक्शन, डायरेक्शन तो उसके स्केलर कंपोनेंट्स खुद ही बता रहे हैं। डायरेक्शन तो उसके स्केलर कंपोनेंट्स खुद ही बता रहे हैं। कल मैंने क्या कहा था, वेक्टर को, वेक्टर की डायरेक्शन कल तक अपन कैसे सीख रहे थे? साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। मैंने क्या कहा था कि आगे अपन डायरेक्शन ऐसे नहीं बताएंगे कि साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, कैसे बताएंगे? नंबर्स की फॉर्म में बताएंगे। तो ये जो आप बता रहे हो 7 कदम एक्स एक्सिस पे, 9 कदम वाई एक्सिस पे, 11 कदम जेड एक्सिस पे, ये डायरेक्शन ही तो बता रहे हो। तो नंबर्स में बता रहे हो नहीं बता रहे हो? बोलो, बता रहे हो ना? तो यही है नंबर्स में डायरेक्शन बताना। ये आई कैप, जे कैप, के कैप, ये ही डायरेक्शन बताया जा रहा है। ओके फाइन, चलें थोड़ा सा आगे। ओके, सो ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला याद हुआ सारे बच्चों को? सरल सा, बताओ। अगर हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उसके स्क्वायर्स के सम का रूट ही मैग्नीट्यूड होगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आई कैप, जे कैप, के कैप जो होंगे डायरेक्शन बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये डायग्राम यहाँ पे बाद में बना हुआ है मैंने आपको, लेकिन पहले ही बता दिया अभी बातों बातों में कि देखो एक्स एक्सिस पे 1 कदम चलने को बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सिस पे 1 कदम चलने को बोलते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस पे 1 कदम चलने को बोलते हैं के कैप। फाइन। और जो पॉइंट है एक्स वाई जेड, उसका पोजीशन वेक्टर हम ऐसे बताते हैं डायरेक्ट, ये जो है पोजीशन वेक्टर है।
चाहो तो आप इस वाले को स्किप भी कर सकते हो, इस डायग्राम को। इस डायग्राम में बस यही है कि आई कैप जे कैप के कैप क्या होता है वो बताया गया है। तो आप चाहो तो पिछला वाला जो डायग्राम है उसी में ये तीन चीजें लिख दोगे, तो फिर दोबारा डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं तो बना लेना, तो कोई इश्यू नहीं है। ओके, चलें आगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी, पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर को अपन वेक्टर ओपी से मार्क करते हैं, और एक सिंगल लेटर में लिखना हो तो वेक्टर आर से मार्क करते हैं। एक वेक्टर को आप या तो दो कैपिटल लेटर से डिनोट कराओगे, या एक सिंगल स्मॉल लेटर से डिनोट कराओगे, तीसरा कोई तरीका नहीं है। लिखने का तरीका क्या है, या तो टू कैपिटल लेटर्स या फिर वन स्मॉल लेटर। टू कैपिटल लेटर्स में आपको इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों की जानकारी मिलती है, लेकिन स्मॉल लेटर में आपको ये जानकारी नहीं मिलती कहां से शुरू हुआ है कहां से खत्म हुआ, बस नाम रख दिया उसका एक। ओके, तो इस वेक्टर ओपी को या वेक्टर आर की कंपोनेंट फॉर्म हम ऐसे लिख देंगे, दैट्स इट। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ, डीसीज एंड डीआरस। बस ये टॉपिक पढ़ लें, उसके बाद अपन सीधे फिर अलजेब्रा पे चलेंगे, जोड़ बाकी करना देखेंगे, नहीं तो अलजेब्रा कल करेंगे, अभी अपन डीसीज कर लेते हैं। टाइम क्या हो रहा है? 5:46 हो गई। हाँ, तो अपन डीसीज एंड डीआर्स पढ़ लेते हैं, और फिर बाकी अलजेब्रा अपन कल ही करेंगे, जोड़ बाकी करना कल ही सीखेंगे। 10.2 में स्टार्ट करने से पहले जोड़ बाकी करना सीखना पड़ेगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो 10.2 का ही पार्ट एंड पार्सल है। ठीक है, फिर बाकी 10.3 10.4 में बाकी अलजेब्रिक कैलकुलेशन। चलो आओ डीसीज की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। स्टार्ट करने से पहले वापस 2D में चलेंगे। देखो 2D से कोई भी नया टॉपिक आएगा ना, तो स्टार्ट 2D से करना पड़ेगा कि 2D में क्या होता था और अब 3D में क्या हो रहा है। ओके, तो आप याद करो, क्लास 11th में सीखा होगा आपने कि 2D में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब अपन बनाते हैं और कोई भी लाइन खींच देते हैं लाइक दिस, लाइन खींच दी मैंने, तो इस लाइन का थोड़ा ऊपर खींचता हूं। इस लाइन का अगर एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल आपको गिवन है थीटा, तो क्या इस लाइन का वाई एक्सिस से बनने वाला एंगल नहीं निकाल सकते आप? निकाल सकते हो क्या? बताओ, बताओ। बेटा ये तो 90 है ना, इसको तो भूल जाओ। भाई 90 तो ये ले ही जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना। 90 तो ये ले गया ट्राइंगल के अंदर, बचा क्या 90। तो इन दोनों के हिस्से में 90 मिलेगा, 90 में से थीटा वो ले गया, तो ये क्या निकलेगा, 90 माइनस थीटा। भाई टोटल इन दोनों का सम 90 है, एक ये थीटा ले गया तो 90 माइनस थीटा। तो 2D के अंदर अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन है तो वाई एक्सिस के साथ एंगल निकालना बच्चों का खेल है, 90 में से माइनस कर दो। या फिर वाई एक्सिस के साथ गिवन है तो एक्स एक्सिस के साथ निकालना बच्चों का खेल है, उसको 90 में से माइनस कर दो। बट क्या 3D में भी हम ऐसा एंगल निकाल सकते हैं क्या सर, कि एक्स एक्सिस के साथ गिवन हो तो वाई एक्सिस के साथ निकाल लें, वाई एक्सिस के साथ गिवन हो तो जेड एक्सिस के साथ निकाल लें? तो सवाल है, जवाब है नो। 3D के अंदर अगर एक एक्सिस के साथ एंगल गिवन हो तो बचे हुए दोनों एक्सिस के साथ कुछ भी एंगल बन सकता है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पर अगर दो एक्सिस के साथ एंगल गिवन है तो तीसरे एक्सिस के साथ निकाला जा सकता है। एक एक्सिस के साथ गिवन है तो बाकी दो एक्सिस के साथ कुछ भी बन सकता है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर दो एक्सिस के साथ गिवन है कि लाइक एक्स एक्सिस के साथ ये है, वाई एक्सिस के साथ ये है, तो तरीका है जेड एक्सिस के साथ निकालने का। या एक्स और जेड के साथ गिवन हो तो वाई के साथ निकालने का तरीका, और वाई और जेड के साथ गिवन हो तो एक्स एक्सिस के साथ निकालने का तरीका है। ठीक है, ये सब डिस्कस होगा अभी डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। ठीक है, आगे बढ़े। अब 3D के अंदर शिफ्ट करते हैं हम। 3D में कैसे एक्सिस बनती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसे बनती है, बोलो। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब 3D के अंदर एक लाइन बना रहा हूं मैं, लेट से ये लाइन बन गई ऐसे। ओके, अब ये लाइन ऐसे मत सोचना फ्लोर पे, ये बाहर आ रही है इससे, ऐसे उभरी हुई है ना स्पेस में ये लाइन। तो 3D के अंदर बेटा, अच्छा 2D के अंदर अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा गिवन है तो वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनेगा, इसका अलग से नाम रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 90 माइनस थीटा बनेगा, तो अलग से क्यों नाम रखना। लेकिन अगर 3D में एक एक्सिस के साथ एंगल गिवन हो तो बाकी दो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, इसलिए तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसके नाम रखे गए हैं अल्फा बीटा गामा। क्या एंगल्स रखे हुए हैं, क्या नाम रखे गए हैं, अल्फा बीटा गामा। और बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ गाम बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज डिस्कस करना हम पहले भूल गए कि देखो 2D के अंदर अपन ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है। लेकिन 3D के अंदर आपने नेगेटिव साइड तो बनाई नहीं सर।
तो 3D के अंदर नेगेटिव साइड अगर बनाना चाहें तो लेट्स से कि ये कौन सी एक्सिस है, ये वाली कौन सी एक्सिस है बताओ, ये वाई है। 3D के अंदर ये वाई है, 2D के अंदर वो एक्स है, लेकिन 3D के अंदर ये क्या है, वाई। तो ये पॉजिटिव साइड है, राइट साइड। तो अगर मैं इसकी नेगेटिव साइड बनाऊं तो इधर बनेगी। ये कौन सी एक्सिस है, ऊपर वाली। तो ये पॉजिटिव साइड है, जब ऊपर जाएंगे जमीन के नीचे जाएंगे तो ये कौन सी बनेगी, नेगेटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस। लेट्स से नेगेटिव साइड को हम वाई डैश और जेड डैश से डिनोट करा देते हैं। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव साइड ये स्क्रीन से बाहर आ रही है, तो नेगेटिव साइड बनेगी जो स्क्रीन से अंदर जाएगी। तो अब वो बना नहीं सकता एग्जैक्टली स्क्रीन के अंदर नहीं जा सकता, तो जुगाड़ करके इस तरीके से डिनोट करा सकते हैं। तो ये जेड, ये हो गया जेड डैश। अब अगर मैं 3D में ये सारी एक्सिस बनाऊं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ठीक है, प्रोसेस जो है, जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो उतना समझ में अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, बेटा पिक्चर पूरी खत्म हो गई, अगले शो के लिए आए होगे दूसरे दिन ही। तो फिर वो फिर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, ये कर देंगे वो कर देंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे सर। दूसरे दिन ही उठने में लेट हो गए। उठने की जिम्मेदारी किसको दी है पहले तो बताओ, उठाने की मतलब मम्मी को पापा को या खुद से। खुद से तो पार नहीं पड़ेगी, किसी को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, और एक डंडा देना पड़ेगा उसको, जो भी हो, मम्मी पापा भाई बहन जो भी हो। नहीं उठो तो खींच के मारना, बस तभी आ पाओगे आप। मैं डंडा पतला देना बस, है ना। ठीक है चलो देखो यार। ओके, सो टू अवॉइड दिस कॉम्प्लिकेशंस, कि यार ये फिगर ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना, इसलिए अपन 3D में जब भी ड्राइंग करते हैं तो अपन क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, हटाओ रे नेगेटिव एक्सिस, अपन पॉजिटिव एक्सिस से ही काम चला लेते हैं। ये पॉजिटिव एक्सिस जब बनी हुई है ना, तब उल्टा फिगर थोड़ा सा आसान लग रहा है, राइट। ये चीज समझ गए, लेकिन है वहां पे नेगेटिव एक्सिस अभी भी मौजूद है, हम बना नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि बनाने के बाद फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ओके, चलो अब अपन क्या बात कर रहे थे कि एंगल जो बनता है एक लाइन को अगर हमने बना दी, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा। अब एक्स एक्सिस के साथ भी आप याद रखना दो एंगल बन सकते हैं, जैसे इधर 2D में भी दो एंगल बन सकते हैं, ये थीटा बन रहा है, तो एक्स एक्सिस से इधर से भी तो एंगल बन रहा है। ये अगर 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो उधर से भी तो एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एक एंगल बनता है पॉजिटिव साइड से, एक एंगल बनता है नेगेटिव साइड से। हम हमेशा एंगल काउंट करते हैं पॉजिटिव साइड से, हम हमेशा एंगल क्या काउंट करते हैं, पॉजिटिव साइड से। तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा 3D में उसको अपन बोलेंगे अल्फा, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, अल्फा। तो ये मान लो कि एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली। तो ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली, इसको हम कह देंगे अल्फा। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव साइड के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम कह देंगे बीटा, ये पॉजिटिव साइड है। ओके, और ये यही, अब मैंने इसको इंटरसेक्ट नहीं करवाया उससे, लेकिन आप थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस का जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, गामा। एंटी क्लॉकवाइज चलना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कभी चलते ही नहीं, ना 2D में चलते थे ना 3D में चलेंगे। अभी देखो यहाँ पर ये थीटा भी मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही चल रहा हूँ। ओके, 2D में भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही चलते थे, हम उस बात का जिक्र नहीं करते थे बस, और यहाँ पे 3D में भी चलना है। ओके, अच्छा एक चीज और, कि अगर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से बीटा बन रहा है तो उसकी नेगेटिव साइड से आप निकाल सकते हो 180 माइनस बीटा, वो एक अलग बात है, वो तो इधर भी निकाल सकते थे। पॉजिटिव साइड से गिवन है तो नेगेटिव साइड से निकाल सकते हो, वो तो आप किसी भी एक्सिस के साथ निकाल सकते हो। लेकिन अगर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो बताकर मैं वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का एंगल पूछूं तो वो बताना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। आपको एटलीस्ट दो एंगल्स यहाँ पे गिवन होने चाहिए, अल्फा बीटा गिवन हो तो गामा निकल सकता है, बीटा गामा गिवन हो तो अल्फा निकल सकता है, या अल्फा गामा गिवन हो तो बीटा निकल सकता है। समझ गए, यहां तक क्लियर है। तो एंगल्स के नाम क्लियर है, अल्फा बीटा गामा। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, बोलो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसका नाम क्या रखा हमने, और वाई एक्सिस के साथ क्या रखा, और जेड एक्सिस के साथ क्या रखा, क्या रखा, बोलो एंगल्स के नाम बताओ। पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का जो एंगल बनेगा उसका नाम क्या रखा हमने, अल्फा। पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस का जो एंगल बना उसका नाम क्या रखा हमने, बीटा। और पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस का जो एंगल बना उसका नाम क्या रखा हमने, गामा। अगर मैं इन सबके कोस रेशियोस निकाल लूं, कोस अल्फा एंगल है ना ये, तो किसी भी एंगल का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं ना हम। जैसे 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री निकाल सकते हैं ना हम। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये तीन चीजें अगर मैं निकाल लूं तो कुछ वैल्यू मिलेगी बताओ, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, बोलो। इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, और इसकी भी कुछ वैल्यू मिलेगी। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगी बताओ, क्या क्या वैल्यू मिल सकती है, सोच के बताओ, थोड़ा सा इधर शिफ्ट बोलो।
अल्फा बीटा गामा पे अगर मैंने कॉस रेशियो लगा दिया तो क्या क्या वैल्यू मिल सकती है बताओ, क्या क्या वैल्यू मिल सकती है? नहीं पता? वाह। कॉस की रेंज नहीं पता आपको, -1 से 1, तो -1 से 1 के बीच की वैल्यू मिलेगी, और क्या मिलेगी? ये तो पूछ रहा हूँ क्या क्या वैल्यू मिल सकती है। भाई किसी भी एंगल पे कॉस लगाओगे तो गिरी से गिरी वैल्यू -1 है, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या है? 1। कॉस की रेंज पता है ना कॉस फंक्शन की। ओके, तो जो भी वैल्यू मिलेगी -1 से 1 के बीच की, वो तीन वैल्यूज उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्यों? क्योंकि आपने तीन एंगल के कोसाइन रेशियो निकाले, और वो जो एंगल है वो डायरेक्शन बता रहे थे। इसलिए ये जो तीन वैल्यूज मिलेंगी, फाइनली जो कॉस 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 लगा के जो आंसर आएगा, वो तीन जो नंबर्स मिलेंगे मुझे, उन तीन नंबर्स का जो सेट होगा, उस सेट को हम बोलेंगे उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस का सेट, या फिर शॉर्ट में हम बोलते हैं डीसीस। डी फॉर डायरेक्शन, सी फॉर कोसाइन। बोलो समझ आया? ओके, ये चीज समझ में आ गई। डायरेक्शन कोसाइन का मीनिंग बताओ अब जल्दी से। एक लाइन या एक वेक्टर भी कह सकते हो, एक लाइन या वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितने कितने डिग्री का एंगल बना रही है, उस पर कॉस लगाओ, और जो आंसर आए उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। अब लगे हाथ, जब अपन ने डायरेक्शन कोसाइंस पे बात कर ली है, तो लगे हाथ इधर ही मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात कर लेता हूं, और उसके बाद फिर लिखने का काम रहेगा। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस सबको समझ में आ गया बच्चों? बोलो। ओके, वेरी गुड। तो ये तो हो गए, ये जो सेट होगा ये तो होगा डायरेक्शन कोसाइंस का सेट। ये तीन जो सेट होगा ये क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइंस का सेट। अब इन डायरेक्शन कोसाइंस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तीनों को किसी एक कांस्टेंट नंबर से हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर यूं कहूं इनके मल्टीपल्स बनाए। इनके क्या बनाए? मल्टीपल्स। जैसे ये डीसीस को मैंने लेट से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो ये जो आंसर आया ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये जो आंसर आया ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये जो आंसर आया ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? इधर कोई आंसर आ गया 2 से मल्टीप्लाई करके, इधर कोई आंसर आ गया 2 से मल्टीप्लाई करके, इधर। तो ये जो सेट बन रहा है ना तीन नंबर्स का, इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोस। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोस। अब कोई कहे सर 2 से क्यों करो, आप तो 3 से करो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप 2 से मत करो, आप 3 से कर दो। तो एक सेट तो 2 से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा आपको, एक सेट आपको 3 से मल्टीप्लाई करके भी मिल जाएगा उसी डायरेक्शन कोसाइंस को, एक सेट किसी को 4 से मल्टीप्लाई करके भी मिल जाएगा, एक सेट किसी को 10 से मल्टीप्लाई करके भी मिल जाएगा। तो क्या समझे? डायरेक्शन रेशियोज का एक फिक्स सेट नहीं होता, डायरेक्शन रेशियोज के हम इनफाइनाइट सेट्स बना सकते हैं किसी भी वेक्टर के। ये भी होगा, ये भी होगा। ये डायरेक्शन रेशियोज के इनफाइनाइट सेट्स बनते चले जाएंगे, आपकी मर्जी, आप 2 से करो उन डायरेक्शन कोसाइंस को मल्टीप्लाई, 3 से करो, 7 से करो, 11 से करो, जिससे मर्जी आया करो। बोलो समझ आया? ओके, एक और ताजुब की बात बताऊं, ये जो वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स गिवन होंगे ना हमको, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, बोलो, गिवन होंगे, ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड भी इन सेट्स में से कहीं ना कहीं रखे हुए होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि 7 से गुणा करके ये एक्स वाई जेड मिल जाए। यानी कि किसी भी वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज के सेट्स में से एक सेट होता है। और सेट्स भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो जो स्केलर कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं ना, जैसे मैंने कहा, एक पॉइंट 2,3,4, इसकी कंपोनेंट फॉर्म बताओ, इसके पोजीशन वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म बताओ, पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म बताओ। तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, उसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये तो बन गई कंपोनेंट फॉर्म, लेकिन वो जो 2, 3, 4 दिख रहे हैं, वो उसके डायरेक्शन रेशियोस भी माने जाएंगे। ओके, क्या माने जाएंगे? डायरेक्शन रेशियो। क्यों माने जाएंगे? क्योंकि वो लाइन जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, उस पर मैं कॉस लगाऊंगा, जो तीन नंबर्स मिलेंगे, उन तीन नंबर्स के ये 2, 3, 4 कहीं ना कहीं मल्टीपल्स बनेंगे, 100% बनेंगे। तो मल्टीपल्स बनाया जाओ तो बहुत सारे सेट्स बन रहे हैं ना, तो वो भी उनमें से एक सेट होगा। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइंस का सेट यूनिक होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज का सेट यूनिक नहीं होता, बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ओके, अब एक बार इसकी रिटर्न डेफिनेशन देखें, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोस। डायरेक्शन नंबर्स भी बोलते हैं, याद रखना, डायरेक्शन रेशियोस ऑब्लिक नंबर्स लिख देता हूं, कई कई बुक में नंबर्स लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। डायरेक्शन नंबर्स, डायरेक्शन बताने वाले नंबर्स। जैसे 2,3,4 क्या है, इसके डायरेक्शन बताने वाले नंबर्स हैं, कि 2 कदम एक्स एक्सिस, 3 कदम वाई एक्सिस एंड जेड, 4 कदम जेड एक्सिस। ठीक है, ओके, आ जाओ। तो देखो, ये जो एक लाइन है, ये वेक्टर ओपी की मैंने
वेक्टर ओपी को मैंने यहाँ पे तीनों एक्सिस से कंपेयर किया है। तो जेड एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रही है पॉजिटिव साइड, वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव साइड बीटा बना रही है, और जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव साइड क्या बना रही है, वो सब गामा बना रही है। आगे पढ़ते हैं हम। लेट अस सपोज वेक्टर ओपी मेक्स द एंगल अल्फा बीटा गामा, ये सब लिखना है आपको नोट्स में। लेट अस सपोज, मान लेते हैं कि वेक्टर ओपी जो है अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की पॉजिटिव साइड्स के साथ। तो देन इन तीन एंगल्स के जो कोसाइंस होंगे, दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये तीन कोसाइंस ही इस वेक्टर ओपी के डायरेक्शन कोसाइंस माने जाएंगे। और इनके जो आंसर्स आएंगे उनको हम एल एम एन से डिनोट कराएंगे। मतलब एल बोले तो कॉस अल्फा, एम बोले तो कॉस बीटा, और एन बोले तो कॉस गामा। अब याद रखना बेटा, 2D में एम का मतलब स्लोप होता था जिसकी वैल्यू टेन थीटा होती थी, याद है क्या? तो 2D और 3D में लेटर्स का नाम, लेटर्स की डेफिनेशन चेंज हो रही है। अगर कोई 3D में बात कर रहा है तो एम का मतलब कॉस बीटा है, लेकिन कोई 2D में बात कर रहा है तो एम का मतलब टेन थीटा है, क्योंकि वहां पे वो स्लोप है, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन है। और एंगल वहां पे एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल का टेन होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस से बनने वाले एंगल का कॉस होता है। तो सारी बातें चेंजेस है। ओके ना? ठीक है, आगे बढ़ो। तो इसका मतलब ये हो गया कि L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, और N इक्वल टू कॉस गामा। ये हमने बात करी ली। अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज की। तो अभी अभी मैंने आपको बता ही दिया कि डायरेक्शन कोसाइंस के अगर अपन मल्टीपल्स बनाते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज मिल जाते हैं। ठीक है। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी वेक्टर आर थ्री स्केलर्स। डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं, तीन स्केलर्स होते हैं, उनको हम एबीसी से मार्क करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस को किससे मार्क करेंगे? एलएमएन। डायरेक्शन कोसाइंस को किससे मार्क करेंगे? एल एम एन। डायरेक्शन रेशियो को किससे मार्क करेंगे? एक बी सी। सच दैट दे आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस। एल एम एन से वो प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल यानी कि वही दो से मल्टीप्लाई करके मिले हों, तीन से मल्टीप्लाई करके मिले हों, राइट, टू द गिवन वेक्टर। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए निकालने के लिए आप एल को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, कोई कांस्टेंट नंबर से। जिस स्केलर से आपने एल को मल्टीप्लाई किया उसी स्केलर से एम को, और उसी स्केलर से एन को। तीनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं अलग अलग से कर दो। जैसे मान लो एल एम एन मिल गया 2 3 4, तो 2 3 4 को तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एबीसी मिलेंगे डायरेक्शन रेशियोज। ऐसा नहीं कि इसको 2 से कर दो, उसको 7 से कर दो, उसको 11 से कर दो। सेम स्केलर, जैसे यहाँ पे लैम्डा लिया हुआ है ये स्केलर, सेम स्केलर से गुणा करना पड़ेगा। ओके। तो यहां से एक रेशियो निकल के आया कि एल बाई ए करो या एम बाई बी करो, एन बाई सी करो, कोई एक स्केलर निकल के, एक फिक्स स्केलर, फिक्स कांस्टेंट निकल के आएगा। एल एम एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। एबीसी क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। कहने का मतलब है कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि इनका रेशियो सेम निकलता है। ओके। वो रेशियो कोई भी स्केलर हो सकता है, 2 3 4, 1/2, 1/7, कोई भी रेशियो वो निकल के आ सकता है। ये रिलेशन समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई वेक्टर आर गिवन है जिसकी कंपोनेंट फॉर्म ये गिवन है, तो बताओ उसमें एक्स वाई जेड क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज? अंशित चाबी दे, साक्षी देना। बताओ ये डायरेक्शन रेशियो जो एक्स वाई जेड है वो क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज? रेशियोज होंगे, वेरी गुड। अभी अभी मैंने क्या कहा कि जो तीन नंबर्स हैं जिससे मैं उस वेक्टर पे पहुंच रहा हूं वो उसके डायरेक्शन रेशियोज का एक सेट है। बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज के सेट्स हैं, उनमें से एक सेट वो भी है। ओके। तो वहां पे एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन रेशियोज हैं वेक्टर आर के। अब कोई कहे कि साहब डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालें, या डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालें, निकालने का तरीका बताओ। तो मुझे बताओ, अगर सोच के बताना, अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, यानी एलएमएन गिवन है तो एबीसी कैसे निकालेंगे? एलएमएन गिवन है, डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, तो एबीसी डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाले? क्या? किसी भी स्केलर से गुणा कर दो, अभी तो बताया, उसके मल्टीपल बनाते जाओ। डायरेक्शन रेशियोज का एक सेट थोड़ा ना मिल रहा है, आपका अलग निकल सकता है, आपका अलग निकल सकता है, सबके अलग 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 सेट्स निकल सकते हैं। जो भी मैं डायरेक्शन कोसाइंस दूं उसको किसी भी एक कांस्टेंट स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा डायरेक्शन कोसाइंस है 2 3 4, तीनों को 2 से गुणा करके आपका बन जाएंगे 4 6 9। तीनों को 4 से गुणा करके आपके अलग बन जाएंगे। तीनों को 10 से गुणा करके आपके अलग बन जाएंगे। 20 से गुणा करके आपके अलग बन जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज के तो बहुत सारे सेट्स हम निकाल सकते हैं ना।
तो डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियोस निकालने का तरीका, किसी भी एक फिक्स स्केलर क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई कर दो, फिक्स कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, और सेम नंबर से करो। पता चल गया। डीआर निकालने का तरीका डीसी से। अब उल्टा बात करते हैं। डीआर्स गिवन है, जैसे आपके पास डीआर्स गिवन है, आपके पास भी डीआर्स गिवन है, आपके पास भी डीआर्स गिवन है, मेरे पास भी, इनके पास, सबके पास। तो डीसीस कैसे निकालें? अब एक चीज सुनना ध्यान से, बहुत ही यूनिक चीज बता रहा हूं। मैं आपको डीसीस दे रहा हूं और डीआर्स आप सबसे निकलवा रहा हूं, तो सबके अलग अलग सेट्स बन रहे हैं। लेकिन आप सबके अलग 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 डीआर्स के सेट से जो डीसीस का सेट बनेगा वो एक ही बनेगा। मतलब आपके पास एक डीआर का सेट है, आपके पास भी, उससे आप डीसी निकाल रहे हो, आप भी डीसी का सेट निकाल रहे हो, सबका सेम डीसी का सेट निकलेगा। लेकिन डीआर का सेट सबका अलग अलग निकलेगा, क्योंकि कोई किसी से गुणा कर रहा होगा, कोई किसी से गुणा कर रहा होगा। तो अब उल्टी बात कर रहे हैं कि डीआर के सेट से डीसी का सेट कैसे बनाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। अगर हमको एक्स वाई जेड गिवन है और हमको वही एलएमएन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, हम क्या करेंगे, पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। पहले इस वेक्टर का क्या निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर, स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का रूट। और मान लो ये वेक्टर आर है, तो इसके मैग्नीट्यूड को अपन इस तरीके से डिनोट करा देंगे, मैग्नीट्यूड वेक्टर आर। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब अपने अपने तीन डायरेक्शन रेशियोज जिसके पास जो जो भी हैं, उसको इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दो तीनों को। तो जो आपके पास आंसर आएगा ना बेटा, वो होगा एल एम एन, और वो सबका सेम आएगा, वो सबका सेम आएगा, एग्जैक्ट सेम आएगा। बोलो, डीसीस निकालने का तरीका मिल गया। स्केलर कंपोनेंट्स को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। स्केलर कंपोनेंट्स को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। समझ आया क्या? बोलो, समझ आ गया अच्छे से कि नहीं आया, बताओ। आ गया? ओके। तो एल की वैल्यू क्या हो गई, एक्स डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बताई दिया हमने कैसे निकालते हैं। एम निकालने का तरीका वाई डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड सेम, और एन निकालने का तरीका जेड डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। एक्चुअली जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, तब ये चीज सुपर क्लियर हो जाएंगी। अभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा। ओके। देखो एक चीज समझो बेटा, एक बहुत ही सरल सी चीज बता रहा हूं मैं आपको। लेट से कि एक वेक्टर है कोई भी स्पेस में, यहां से लेके यहां तक, मान लो उस पंखे तक है, यहां से लेके यहां तक एक वेक्टर है, एक लाइन सेगमेंट है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मान लो इसकी लंबाई 20 यूनिट है, तो इसी डायरेक्शन में इसकी लंबाई क्या है, 20 यूनिट। तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, पंखे पे जो पॉइंट लटक रहा है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो इस वेक्टर के डीआरस हैं। वो इस वेक्टर के क्या हैं, डीआरस है। अब अगर उसी डायरेक्शन में जाती हुई वेक्टर की लंबाई 1 यूनिट मान ली जाए, वो जितनी यूनिट है उतनी नहीं मानी जाए, मान लो वो तो 20 यूनिट है, 25 यूनिट है, हमने 1 यूनिट लंबाई का वेक्टर निकाला सेम उसी डायरेक्शन में जाने वाला, तो वो तो कहीं यहीं पे खत्म हो जाएगा, 1 यूनिट तो यहीं खत्म हो जाएगा। तो वो जो वेक्टर बना, मान लो वो यहां से लेके इस बोतल तक ही बना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो उस वेक्टर के डीसीज हैं। बोलो, समझ आया क्या? जो एक्चुअल पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स तो डीआर थे, लेकिन उसी दिशा में जाने वाले वेक्टर की 1 यूनिट लंबाई वाले वेक्टर को निकाल लें। डायरेक्शन उसी की फॉलो कर रहे हैं, बट लंबाई पूरी नहीं फॉलो कर रहे हैं, जस्ट 1 यूनिट। तो 1 यूनिट फॉलो कर रहे हैं तो यहीं जाके कहीं अटक जाएंगे। तो इस पॉइंट के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे स्पेस में, ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, वो उस ओरिजिनल वेक्टर के डीसी हैं। ओके। अब सपोज करो, ध्यान से सुनो, मान लो कि 1 यूनिट यहां पे जाके खत्म हो जाता है, तो ये कोऑर्डिनेट्स फिक्स हो गए ना। अब मैंने कहा कि आप डीआरस निकालो, तो किसी ने क्या करा, थोड़ा आगे गया उसी डायरेक्शन में, कोई और थोड़ा आगे गया, कोई और थोड़ा आगे गया, और कोई बहुत ज्यादा आगे गया। तो अलग 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 कोऑर्डिनेट्स मिलते गए सबको। तो ये जो सारे कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, ये वो पहले वाले 3 कोऑर्डिनेट्स के मल्टीपल मिलेंगे, किसी को 2 से गुणा करके, किसी को 3 से गुणा करके, किसी को 10 से। लेकिन मैंने कहा सब अब वापस डीसीस पे आओ, तो डीसीस पे तो सारे लोग एक ही जगह पहुंचोगे ना, तो सारे सेट्स के डीसीस तो एक ही निकलेगा। लेकिन एक डीसीस के सेट्स के डीआर्स बहुत सारे निकल सकते हैं। फर्क ये पड़ेगा आप कितना आगे जा रहे हो, कितनी लंबाई ले रहे हो उस वेक्टर की। क्लियर है क्या? ठीक है। डीआर्स जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, डीसीस जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं होते हैं। उस दिशा में जाने वाले वेक्टर की 1 यूनिट लंबाई ले लो, और जहां पे आप पहुंचो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डीसीस होते हैं, एल एम। ओके, क्लियर है यहां तक?
डीसीज निकालने का तरीका, फॉर्मूला याद हो गया। क्या करेंगे, डीआरस को डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड से, दैट्स इट। ठीक है। आप किसी भी वेक्टर के डीसीज के स्क्वायर का सम करोगे तो हमेशा वन आएगा, लेकिन डीआरस के स्क्वायर का सम वन करोगे तो कंपलसरी ट्रू नहीं है, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। चाहे से आप इसका स्क्वायर करके देखो, एल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिनोमिनेटर में स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सेम बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ऊपर भी बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, नीचे भी एलसीएम लेके यही बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सेम से सेम कट के आंसर क्या मिलेगा, वन। तो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा वन मिलता है, पर डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम वन मिलना कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है। और इस रिलेशन से ही आप, वो जो मैं कह रहा था ना कि अगर दो एंगल गिवन हो तो तीसरा निकाल सकते हो, वो इसी रिलेशन से निकलेगा, वो इसी रिलेशन से निकलेगा। जैसे मान लो मैंने आपको कह दिया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कह दिया बेटा अल्फा तो है 30 डिग्री, बीटा है बोलो, लेट्स से मैंने कह दिया आपको 60 डिग्री। मैंने कहा गामा पता करो, तो जो अल्फा होगा उस पर कॉस लगा दो, जो बीटा होगा उस पर भी कॉस लगा दो, और जो गामा होगा उस पर भी कॉस लगा दो। कॉस अल्फा को एल बोलते हो, कॉस बीटा को एम बोलते हो, एन बोलते हो। तो ये तीन वैल्यूज, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस, ये तीन इस रिलेशन में पुटअप कर दो, तो वहां से गामा निकल के आ जाएगा। बट इसमें पुटअप करने के लिए एटलीस्ट दो वैल्यूज गिवन होनी चाहिए। केवल एक ही वैल्यू गिवन हो तो बाकी दो नहीं निकल सकती, लेकिन दो वैल्यू गिवन हो तो तीसरी निकल सकती है ना। तो इस रिलेशन से अपन उस वेक्टर का तीसरी एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है वो पता कर सकते हैं, अगर दो एक्सिस के साथ पता मिलने वाला एंगल अपने को पता है तो। ओके, डन। अभी मैंने आपको एक पंखे वाला एग्जांपल लेके दिया था कि अगर हमको एक वेक्टर गिवन है तो उसी की दिशा में जाने वाले वन यूनिट वेक्टर की बात करी थी। उस वन यूनिट वाले वेक्टर को अपन इस चैप्टर में जो भाषा डेफिनेशन गिवन है उसको अपन बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है। कहने का मतलब है अगर कोई वेक्टर ए है यहां से लेकर यहां तक, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं उसकी लंबाई 6 यूनिट है, मैग्नीट्यूड क्या है उसका, 6। तो उस वेक्टर को अगर 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो हर एक पार्ट आ रहा है वो एक एक यूनिट का आ रहा है, उस हर एक पार्ट को बोला जाएगा यूनिट वेक्टर। किस वेक्टर का, जिस वेक्टर की आप बात कर रहे हो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। और उसको डिनोट कराया जाएगा ए कैप से, क्योंकि जैसे ही लंबाई 1 यूनिट हो गई तो फिर ऊपर क्या लग जाएगा, कैप लग जाएगा। ऊपर क्या लग जाएगा, कैप लग जाएगा। समझ गए। तो देखो वेक्टर ए बराबर क्या है, ए कैप बी नहीं है वो 6 है, 6 टाइम्स ऑफ ए कैप। तो यहां से ए कैप कैसे निकालोगे आप, इस 6 को उससे डिवाइड करा दो, तो वेक्टर ए की लंबाई को 6 से डिवाइड कराना पड़ेगा, और 6 क्या था उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां से ए कैप की डेफिनेशन मिल गई, मतलब ए कैप का फॉर्मूला मिल गया। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। किसी भी वेक्टर, कोई वेक्टर ए है, इसका मैंने कहा ए कैप निकालो, तो ए कैप क्या निकालो, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो। कैसे निकालोगे, जो वेक्टर गिवन है आपको उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा के। तो ये फॉर्मूला मिल गया मेरे को, ए कैप बराबर वेक्टर ए बराबर वेक्टर। मैंने कहा बी कैप निकालो, बोलो कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। मैंने कहा एक्स कैप निकालो, बोलो कैसे निकालोगे, वेक्टर एक्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स। ठीक है ना। मैंने कहा वो पंखे पे जा रहा था वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो आपको इसकी लंबाई बताओ, उस लंबाई से इस वेक्टर को डिवाइड करा दूंगा मैं, तो जो वेक्टर मिलेगा वो होगा उसका कैप वाला वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर। समझ गए। सो दैट इज इट फॉर टुडे। ये जो हमने आज सीखा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगेगा क्योंकि हर चीज नई है, और नई चीज हमेशा शुरुआत में तो कॉम्प्लिकेटेड लगती है। आई विल सजेस्ट यू घर जाके ये वीडियो फिर से देखो, अभी नहीं तो जब भी टाइम मिले पूरे दिन भर में, लेकिन आज की तारीख में खत्म करो, इंक्लूडिंग नोट्स। मतलब यहाँ तक के नोट्स आपके नोटबुक में बने हुए होने चाहिए। तब जाके कल अपन जोड़ बाकी करना सीखेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर्स का, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, गुणा भाग कैसे करते हैं, राइट। पुराने बच्चे जा सकते हैं, सॉरी नए बच्चे, हाँ पुराने बच्चे हैं जा सकते हैं, जो नए बच्चे हैं वो डिफरेंशिएशन के लिए रुके। ठीक है जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। कुछ बच्चे इधर भी आ सकते हैं, चाहते हैं तो यहाँ आ जाओ कुछ एक बच्चे।